चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें ना। एसपी में हमारा 4th चैप्टर चल रहा था मेंबरशिप के बारे में। कंपनी की मेंबरशिप क्या होती है, कैसे हासिल करते हैं, इसके बारे में कल हम लोग समझ रहे थे। कल बेसिक पॉइंट हमने समझे थे कि कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। जनरल वैसा था ना कि भाई जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, खासकर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी मेंबरशिप मिलती है, पर खासकर इक्विटी शेयर्स जो भी खरीदते हैं वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं जनरली ये। पर कल हमने ये भी समझा था कि बिना शेयर खरीदे भी कंपनी का मेंबर बना जा सकता है, कि जो भी कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर बने हुए एक एग्रीमेंट पे जो भी पर्सन साइन करेगा, जो भी पर्सन कंपनी के राइट्स को जो है वो एंजॉय करेगा और साथ में ड्यूटीज को फॉलो भी करेगा, वो कंपनी का मेंबर बनता है। ठीक है ना, जो भी एग्रीमेंट साइन करे और ड्यूटीज को फॉलो करे वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। कल ये बात हमने समझी थी, समझे थे ना। अब उसी पॉइंट को आगे हम लोग कंटिन्यू करें। आज का हमारा पॉइंट आता है कि मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, कंपनी का मेंबर कैसे बना जा सकता है। कल जो पॉइंट समझा था वही, पर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है कि कौन कौन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं और कौन कौन सी मेथड से मेंबर बना जा सकता है। सबसे सिंपल यही आता है, शेयर्स के थ्रू मेंबर बनना, पर विदाउट शेयर्स भी मेंबर बना जा सकता है, ये कल भी हमने समझा था। पर ठीक है, कि कैसे कैसे मेंबर बन सकते हैं उसको अगर टेक्स्ट बुक के पॉइंट वाइज हम समझें, तो सबसे पहले और सिंपल आता है कि सब्सक्राइबिंग टू अ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कल भी हमने बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक पर्टिकुलर जो है वो एग्रीमेंट बना हुआ होता है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल बना हुआ होता है, उसके अंदर जो भी पर्सन साइन करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो वो पर्सन उसका मेंबर बनेगा। बरोबर के नहीं? हाँ, उस पर्सन को पहले अपना एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ भाई मैं अपनी इच्छा से कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, और कंपनी की जो भी ड्यूटीज होगी, जो भी जवाबदारी होगी, वो जवाबदारी मैं निभाऊंगा। सही बात ना। मेंबर खाली वो नहीं होता कि जो खाली कंपनी से राइट्स ले, हक लेता हो अपना, पर उसकी कुछ जवाबदारी भी तो होती है ना। जो सही तरह से जवाबदारी निभाए वो एक रियल मेंबर कहलाता है। तो जो भी पर्सन कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करेगा मतलब वही कि उसके एग्रीमेंट पे, उसके आर्टिकल पे साइन करेगा और अपना रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ मैं अपनी इच्छा से कंपनी में ज्वाइन हो रहा हूँ, वो उसका मेंबर बन सकता है। सबसे पहली और ये सिंपल मेथड आती है कि शेयर्स खरीद कर भी वो एमओए में सब्सक्राइब कर सकते हैं, या बिना शेयर्स खरीदे भी वो डायरेक्टली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक रिटर्न कंसेंट देकर कि हाँ मैं कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये पहली सिंपल मेथड। या दूसरा आता है बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर अलॉटमेंट के थ्रू। ये तो कल भी हमने बात बताई थी कि भाई कंपनी जो है वो पब्लिक के लिए शेयर्स इश्यू करती है, तो पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मुझे भी शेयर्स चाहिए, बरोबर ना। और कंपनी जितनी भी एप्लीकेशन आती है उसमें से कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट करती है। होता है ना, ये हमने अकाउंट में भी समझा ना शेयर अलॉटमेंट के बारे में। और जिस जिसको शेयर अलॉट होता है उसके साथ एक रिटर्न कंसेंट भी उनके साथ दिया जाता है कि अब से आप कंपनी के मेंबर हो और आपको ये राइट्स भी दिए जाएंगे, ये आपकी ड्यूटीज भी होगी। ठीक है ना। जो जो शेयर्स खरीदते हैं, खासकर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स में भी होता है मेंबर बनना, पर खासकर इक्विटी शेयर्स में, तो जिस जिसको कंपनी जो है वो शेयर अलॉट करती है तो उसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न कंसेंट भी जो है वो प्रोवाइड करती है। और जो भी शेयर्स खरीद के उस कंसेंट पे जो है वो साइन करता है, तो हाँ वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है ना, ये दूसरे सिंपल मेथड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि भाई कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। या दूसरी मेथड अगर कहो तो बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हाँ शेयर ट्रांसफर करके, कि अगर सपोज मैंने जो है वो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मैं कंपनी का मेंबर हूँ, लेकिन अगर कोई वजह से मैं अपने शेयर्स जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, सपोज मैंने अपने फ्रेंड को जो है वो शेयर सेल कर दिए या उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो अब जो है वो शेयर्स उसके पास है तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। बराबर। लेकिन कल भी हमने ये एक बात समझी थी कि मैं अगर शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि वो कंपनी का मेंबर बने ही, उसके लिए भी फिर से एक नया एग्रीमेंट कंपनी तैयार करती है। तो मैंने जिसको शेयर ट्रांसफर किए हो वो अगर न्यू एग्रीमेंट पे साइन करेगा तो वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा फिर। सही बात ना। तो हाँ, शेयर ट्रांसफर के थ्रू भी कंपनी का मेंबर बना जा सकता है, कि अभी कंपनी का मेंबर मैं हूँ, शेयर्स मेरे पास हैं, मैंने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो वो कंपनी का मेंबर बनेगा नए एग्रीमेंट पे साइन करके। अरे बात डन, ये एक मेथड हुई। या दूसरी एक मेथड आती है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब कहलाता है कि जब कोई रीजन की वजह से
जब कोई रीजन की वजह से शेयर्स लीगली किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। भाई सपोज मेरे नाम पे शेयर्स हैं, लेकिन कोई भी रीजन से अगर सपोज मेरी डेथ हो जाती है, तो भाई लीगली जिसका नाम जो है वो नॉमिनी में लिखा हुआ होगा वो शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसमिशन हो जाएंगे, है ना। इसे ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसफर अपनी इच्छा से करना। ट्रांसमिशन कोई भी रीजन की वजह से कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टली किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका नाम शेयर एप्लीकेशन में ज्यादातर नॉमिनी में लिखा हुआ होता है, बरोबर ना। मैंने शेयर्स खरीदे हैं, अपनी इच्छा से मैं किसी और को दे रहा हूँ, वो ट्रांसफर कहलाएगा। लेकिन मैंने जब शेयर्स खरीदे तो नॉमिनी में सपोज मैंने अपनी वाइफ का नाम या अपने घर वालों का नाम लिख के रखा है उसमें, तो अगर बाय चांस मेरी डेथ हो गई तो लीगली वो शेयर्स उसके नाम पे हो जाते हैं। इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। तो डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से भी होता है कि अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया, सपोज बैंक ने मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो भी मेरे शेयर्स जो है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे लीगली, डायरेक्टली। मेरी इच्छा हो कि ना हो, वो शेयर्स किसी और के नाम पे हो जाएंगे, वो ट्रांसमिशन। तो डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, ल्यूनेटिक कंडीशन की वजह से। ल्यूनेटिक कंडीशन मतलब कहलाता है कि बाय चांस अगर जो है वो किसी पर्सन का माइंड जो है वो क्या कह सकते हैं कि अगर काबिल नहीं रहा कोई भी डिसीजन लेने पर, ठीक है ना, अगर एक वो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन बन जाता है, तो भी उसके शेयर्स किसी और के नाम पर चले जाते हैं, उसकी इच्छा हो कि ना हो, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का बन जाता है, तो भी उसके शेयर्स जो है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। तो कोई भी रीजन हो ना, फिर से वही कि भाई डेथ हो जाती हो, या फिर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता हो, पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता हो, पर्सन क्रिमिनल हो जाता हो, तो फिर उसके शेयर्स लीगली किसी और के नाम पर हो जाते हैं। और जिसके नाम पर उसके शेयर ट्रांसफर हुए, वो जो है अगर कंपनी के एग्रीमेंट को साइन करता है, तो वो फिर अब कंपनी का मेंबर बनेगा। अगर मैं अभी कंपनी का मेंबर हूँ, मेरी डेथ के बाद जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हुए उसने नया एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफर के थ्रू और ट्रांसमिशन के थ्रू भी कंपनी का मेंबर बना जा सकता है। या फिर अगर कहो तो बाय शेयर्स एक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स एक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है ना भाई, कंपनी जो है वो बहुत से लोगों से अलग अलग तरह की सर्विसेज लेती रहती है, बरोबर। और उस सर्विसेज के बदले में कितनी बार कंपनी उनको कैश नहीं देती, पर कैश की जगह पर शेयर्स प्रोवाइड कर देती है। कि अगर कोई कंपनी है, भाई सपोज अगर मेरी कंपनी चल रही है, ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर मेरी कंपनी चल रही है और मुझे एक बड़ी एसेट चाहिए, तो वो एसेट खरीदने के लिए मैंने जिस भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से मैंने एसेट खरीदी है, समझो 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, तो अब मैंने उसको 1 लाख रुपए कैश नहीं दिए, पर 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं मैंने उसको। तो अब अगर शेयर्स दिए हैं, तो वो शेयर्स के थ्रू कंपनी का मेंबर बन सकता है। मैंने जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जिससे मैंने मशीन खरीदी है, उसको अगर मैंने शेयर्स प्रोवाइड किए हैं, तो उस शेयर्स के बदले में वो अगर एक एग्रीमेंट साइन करेगा उस शेयर्स के साथ, तो वो इंडस्ट्री भी कंपनी का मेंबर बन सकती है। अरे बात ध्यान। तो मतलब कंपनी का मेंबर बनने का ये भी एक तरीका है कि भाई शेयर्स एक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले में जब जो है वो शेयर एक्वायर किए जाते हो या शेयर्स दिए जाते हो, तब भी सामने वाला कंपनी का मेंबर बनेगा। अरे ना बात ध्यान। या सपोज मैंने जो है वो कोई भी इंडस्ट्री से, कोई इंस्टीट्यूशन से मैंने सर्विस ली है, और उस सर्विस के बदले में मैं उनको कैश नहीं दे रहा, मैं उनको इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मेरी कंपनी उनको इक्विटी शेयर प्रोवाइड कर रही है, तो वो इंडस्ट्री या वो इंस्टीट्यूशन वो कंपनी का मेंबर बन सकती है उस शेयर्स के थ्रू। समझ आ रही है बात। तो ये भी एक मेथड हुई ना मेंबर बनने के लिए। या दूसरी मेथड कहो तो बाय एस्टेबल और होल्डिंग आउट। हाँ, ये एक यूनिक चीज कहलाती है मेंबरशिप के लिए, बाय एस्टेबल और होल्डिंग आउट। ये एक तरह से कहो कि भाई नेगेटिव मेंबरशिप कहलाती है। नेगेटिव मेंबरशिप कितनी बार ऐसा होता है कि कोई जो है वो एग्जिस्टिंग मेंबर, अभी वो मेंबर है, लेकिन कोई रीजन से उसने अपने शेयर्स बेच दिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से उसका नाम डिलीट हो गया, मतलब अभी वो कंपनी का मेंबर नहीं है। समझना, कोई पर्सन अगर अभी वो कंपनी का मेंबर नहीं है, उसने शेयर्स बेच दिए, रजिस्टर में से उसका नाम कैंसिल हो गया, वो कंपनी का मेंबर नहीं, लेकिन दुनिया को बताते हुए वो ये फिरता है कि नहीं भाई मैं तो कंपनी का मेंबर ही हूँ। भाई बाहर की दुनिया के लिए जो है वो ऐसा जो है वो कहो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है, लोगों को धोखा देता है कि नहीं मैं कंपनी का मेंबर ही हूँ। कि जब कंपनी के राइट्स हो तो राइट्स एंजॉय करने के लिए वो पर्सन आ जाता है कि नहीं मैं तो कंपनी का मेंबर ही हूँ ना,
भले अभी नहीं पुराना था, मैं तो कंपनी के साथ ही हूँ अभी भी, बरोबर। लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है, कोई भी लॉस हो जाए और पैसे चुकाने हो, तब वो मना कर दे कि नहीं भाई, मैं जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं हूँ, बरोबर। तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई एस्टेबल या होल्डिंग आउट पर्सन, जो रियली कंपनी का मेंबर नहीं है पर लोगों को बताते हुए फिरता है, या ऐसे कहो कि लोगों के सामने धोखा करता है कि मैं कंपनी का मेंबर ही हूँ, या सपोज लोगों को लगता है कि नहीं ये कंपनी का मेंबर है, राइट्स के लिए वो मेंबर बन जाता है पर ड्यूटीज निभाते वक्त वो मेंबर नहीं बनता। समझ आ रही है बात? तो ऐसा पर्सन बाय एस्टेबल कहलाती है, ये एक नेगेटिव मेंबरशिप कहलाती है। लीगली ये मेंबरशिप अलाउड नहीं है, और अगर ऐसी मेंबरशिप रखनी है तो उसको राइट्स के साथ ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी कंपलसरी, बरोबर ना। तो लीगली ऐसी मेंबरशिप अलाउड नहीं है, ये सिर्फ जो है वो कहने के लिए मेंबरशिप है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज मैंने जो है वो रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 5 साल पहले, समझना। तो मतलब मैं रिलायंस कंपनी का मेंबर हूँ, बरोबर। लेकिन लास्ट ईयर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स बेच दिए, तो उस कंपनी ने मेरा नाम अपने रजिस्टर में से डिलीट कर दिया, तो मतलब अब एक्चुअली मैं रिलायंस कंपनी का मेंबर नहीं हूँ, पर मैं 4 साल कंपनी का मेंबर रहा। तो मैं दुनिया को बताते हुए फिरूंगा या सबके सामने ये बात करूंगा कि यार मैं तो कंपनी का मेंबर ही हूँ, मैं तो कंपनी का एक्चुअली में कंपनी में से मेरा नाम डिलीट हो गया है, पर कोई भी रीजन से, या मैं लोगों को बताता हुआ फिरूं, बरोबर। या कंपनी के साथ ही, कंपनी के जो भाई 4 साल हैं, सपोज मेरे कुछ वहाँ दोस्त बन चुके हैं, कुछ वहाँ पे कलीग बन चुके हैं, और मैं रोज, भले मेंबर नहीं हूँ, मैं रोज कंपनी में जा रहा हूँ, वो उनके साथ बैठ रहा हूँ, चाय पानी नाश्ता हो रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल। तो मतलब मैं एक्ट कर रहा हूँ एज अ मेंबर ही, भले मेंबरशिप में से नाम डिलीट हो गया, मैं मेंबर की तरह ही। कि सपोज कोई जो है वो डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए बाकी सब मेंबर आते हैं ना, तो मैं भी पहुंच जाता कि चलो यार दोस्ती है ना, ठीक है, मैं भी पहुंच जाता हूँ, मैं भी अपनी सलाह दूंगा, मैं मेंबर नहीं हूँ फिर भी वहां पर सलाह देने पहुंच गया, फिर भी वहां पर जो है वो अपनी एक्टिविटी करने पहुंच गया। तो जब राइट्स की बारी आती है ना, हक लेने की, तो मैं वहां पहुंच जाता था कि ठीक है, भले मैं मेंबर नहीं हूँ पर मेरे पहचान वाले है ना, ठीक है, मैं उनको ऐसे ही सलाह देने आऊंगा, ऐसे ही काम करने आऊंगा। लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है कि जब जवाबदारी निभानी हो, अब सपोज कंपनी को लॉस हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तब उस वक्त भी तो मुझे जाना चाहिए ना कि मैं अपने पैसे भी दे रहा हूँ। राइट्स लेने के लिए मैं पहुंच गया पर ड्यूटीज निभाने के लिए नहीं, फिर मैं बोलूंगा नहीं मैं कहाँ मेंबर, मैं क्यों पैसे दूं। तो ऐसे वक्त ये तो कहते हैं ना कि एक नेगेटिव मेंबरशिप हो गई, कि मैं पहले ही मेंबर में से हट गया था, तो मुझे राइट्स भी नहीं फॉलो करने चाहिए और ना ही ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए, दोनों ही चीजें कैंसिल हो जानी चाहिए, पर मैं राइट्स निभाने के लिए पहुंच जाता हूँ, ड्यूटीज निभाने के लिए नहीं, बराबर। तो ऐसी मेंबरशिप कहलाती है एस्टेबल या बाय होल्डिंग आउट, बराबर ना। कि रियली वो मेंबर नहीं है, बस धोखे के लिए या कहो अपने फायदे के लिए वो खाली मेंबर बन जाते हैं। लीगली ऐसी मेंबरशिप अलाउड नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसी मेंबरशिप रखता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, या फिर जितने उसने राइट्स निभाए हैं उतनी ड्यूटीज भी उसे फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे वही बात कि रिलायंस कंपनी में भले अभी मैं मेंबर नहीं, शेयर्स तो बेच दिए, पर मैं ऐसे ही दोस्तों की तरह पहुंच जाता था कि नहीं भाई मैं सलाह दूंगा, मैं ऐसे ही सजेशन दूंगा अपने राइट्स के लिए। तो अगर सपोज ड्यूटीज की बारी आती है ना, तो लीगली कंपनी मेरे ऊपर केस कर सकती है कि ये राइट्स के वक्त आ रहा था, तो ड्यूटीज के वक्त भी इसको आना चाहिए, बराबर ना। ये मेंबरशिप कहलाती है। ऐसे भी मेंबर बना जा सकता है बाय एस्टेबल और होल्डिंग आउट मेंबर, बराबर। पर ये लीगली अलाउड नहीं है, ये एक नेगेटिव मेंबरशिप कहलाती है, ठीक है ना, समझना है इस बात। यहाँ दूसरी मेथड है कि भाई मेंबर कैसे बना जा सकता है, तो भाई एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन। हाँ, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब कहलाता है कि भाई त्याग कर देना। होता है कितनी बार कि सपोज कोई शेयर्स कंपनी के मेरे पास हैं, तो मतलब मैं कंपनी का मेंबर हूँ, लेकिन कोई भी रीजन से अगर मैं किसी और को जो है वो ये शेयर्स ट्रांसफर कर देता हूँ बिना पैसे लिए, रिनंसिएशन त्याग कर देता हूँ, होता है ना कि और कोई अपने रिलेटिव्स हो, कोई फ्रेंड हो, सपोज मेरे पास जो है वो कंपनी के 1 लाख के शेयर्स हैं, कोई कंपनी के 1 लाख के शेयर्स, मतलब मैं कंपनी का मेंबर हूँ। अब वो 1 लाख के शेयर्स मैंने किसी और को दान दे दिए, या अपना कोई रिलेटिव है, अपने कोई जो है वो फ्रेंड है, मेरा बेटा ही हो अगर, मैंने अपने शेयर्स उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए, है ना। रिनंसिएशन मतलब मैंने त्याग कर दिया, क्या अब मैं वो शेयर्स नहीं रखूंगा, मेरा बेटा वो शेयर्स रखेगा। अब मैं अपने बेटे से पैसे तो लूंगा नहीं, पैसे तो मिले, पैसे मिले अगर तो उसे तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं, पर यहाँ मैंने ट्रांसफर किए हैं पर बिना पैसे लिए, वो त्याग करना कहते हैं, रिनंसिएशन कहते हैं। सो बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन, अगर मैं ये रिनंसिएशन का फॉर्म मतलब त्याग पत्र अगर मैं साइन करता हूँ,
और ये कह देता हूँ कि ठीक है अब से ये शेयर्स मैंने इसको दे दिया, अब ये शेयर्स का मालिक, तो इसीलिए मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और अब वो जो है वो न्यू मेंबर बनेगा, बराबर। या किसी और के पास शेयर्स हो, उसने मेरे नाम पे वो शेयर्स त्याग कर दिए, उसने छोड़ दिए शेयर्स, मुझे ट्रांसफर कर दिए बिना पैसे लिए, तो अब मैं कंपनी का मेंबर बनूंगा नया। समझ आ रही है ना बात? तो ये रिनंसिएशन, त्याग करके भी कंपनी का मेंबर बना जा सकता है। अरे बात ध्यान। या दूसरा आता है बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर। हाँ, बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है ना भाई, डिबेंचर तो एक तरह से डेप्ट कहलाता है कंपनी का, और जिसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर हो तो जब डिबेंचर का टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर या तो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। सपोज वही कि मैंने अगर टाटा कंपनी के सपोज 50,000 के डिबेंचर खरीदे हैं 3 साल के लिए, अब 3 साल के बाद कंपनी का वो रूल था, कन्वर्टेबल डिबेंचर थे कि 3 साल के बाद मुझे 50,000 नहीं मिलेंगे, मुझे 50,000 के इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ना डिबेंचर के वो, कि मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, मैं पहले डिबेंचर होल्डर था, बरोबर ना, डिबेंचर्स खरीदे थे, वो डिबेंचर होल्डर था मैं, लेकिन 3 साल बाद वो अब डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में, अब मैं कंपनी का शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर्स के थ्रू मैं एक नया एग्रीमेंट साइन करके मैं कंपनी का मेंबर भी बन सकता हूँ। ये भी एक मेंबर बनने का तरीका है कि डिबेंचर्स के थ्रू भी। या फिर आता है बाय एक्वायरिंग स्वेट स्वेट इक्विटी शेयर्स। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर वो होता है कि जब कोई कंपनी में कोई भी पर्सन, कोई एम्प्लॉय हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, कोई भी जो भी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके अच्छे काम करने की वजह से कंपनी के जो ऑनर हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसके नाम पर कुछ इक्विटी शेयर्स कर देते, बराबर ना, बोनस की तरह समझो, गिफ्ट की तरह समझो, या उसके अच्छे काम की वजह से कहो, उसके नाम पर कुछ शेयर्स कर दिए जाते हैं, बराबर ना, उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। बराबर, अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने मुझे जो है वो 20,000 के इक्विटी शेयर्स दे दिए, बनो गिफ्ट में, बोनस में, कोई भी वजह से, तो मतलब अब मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो जब तक कंपनी चलेगी उस इक्विटी शेयर्स के थ्रू मुझे जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना, ब्याज मिलता रहेगा कि नहीं, सही बात है ना, डिविडेंड मिलता रहेगा उसका, और इक्विटी शेयर्स अगर मुझे मिला है तो मतलब मैं कंपनी का मेंबर भी बन सकता हूँ। सब में वही बात, बन सकता हूँ अगर मैंने एग्रीमेंट पे साइन किया, बाकी अगर मैंने सिर्फ शेयर्स खरीदे और कहूँ कि नहीं मेंबर नहीं बनना है, खाली शेयर्स मुझे चाहिए, तो वो भी ठीक। बराबर। तो अगर कोई कंपनी जो है वो किसी को स्वेट इक्विटी शेयर प्रोवाइड कर रही है, उससे उसके अच्छे काम की वजह से, तो भी वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो देखो ये सब मेथड है ना कंपनी के मेंबर बनने की, ऑलमोस्ट में सब में शेयर्स में ही आता है कि शेयर्स के थ्रू ही वो कंपनी का मेंबर बना जा सकता है। तो जैसे ये सब मेथड समझे ना, अब आखिरी एक टॉपिक आता है, वो आता है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप का टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब कि रद्द कर देना, खत्म कर देना। कोई भी पर्सन की मेंबरशिप कब खत्म हो जाती है उसके बारे में समझ, कि मेंबरशिप कब टर्मिनेट होती है या कब खत्म हो जाती है, तो उसके भी काफी सारे रीजंस हैं। अगर पॉइंट वाइज समझें तो एक तो आता है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जो हमने पहले भी समझा। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर सपोज मैं कंपनी का मेंबर हूँ, मैंने शेयर्स खरीदे हैं और मैंने किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिए, तो मेरी मेंबरशिप खत्म, मेरी मेंबरशिप टर्मिनेट हो गई, बरोबर ना। अब वो नया मेंबर बनेगा, वही बात जो इसमें समझी थी कि अब वो नया मेंबर बनेगा, मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी फिर। तो शेयर्स ट्रांसफर करके मेंबरशिप खत्म की जा सकती है, या तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन भी अभी समझा ना, कि जैसे अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है, कोई भी रीजन की वजह से, तब लीगली उसके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं बिना उसकी मर्जी के भी, तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। उस वक्त भी उस पर्सन की मेंबरशिप तो टर्मिनेट हो गई, कैंसिल हो गई, बरोबर ना। कि अगर मेरे पास शेयर्स हैं और मेरी डेथ हो गई, तो वो शेयर्स मेरे जो है वो हेयर को या कहो मेरे फ्रेंड को, फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे और मेरी मेंबरशिप खत्म। ठीक है, तो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के थ्रू भी मेंबरशिप खत्म होती है। या फिर बाय फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, हाँ शेयर का फॉर फीचर, ये आता था ना अकाउंट में, शेयर्स की जब्ती करना, फॉर फीचर मतलब जब्त कर लेना, कि जब कोई पर्सन शेयर्स के कॉल्स की अमाउंट अगर पे नहीं कर पा रहा है तो उसके शेयर्स फॉर फीचर कर दिए जाए। होता है ना, कंपनी जब फर्स्ट टाइम जो है वो शेयर इश्यू करती है, आईपीओ हम आज के टाइम में उसे कहते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब शेयर इश्यूज होते हैं तो कंपनी जो है वो शेयर की अमाउंट टुकड़ों में मंगवाती है,
एप्लीकेशन के वक्त हमने अकाउंट में पढ़ा था कि सपोज 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपए मंगवाएंगे, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए 3 रुपए ऐसे मंगवाते हैं ना। तब ऐसे में अगर कोई पर्सन जो है वो कोई कॉल्स के अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है तो उसके शेयर फॉर फीचर कर दिए जाते हैं। तो मतलब अगर इक्विटी शेयर फॉर फीचर हो गए, जब्त हो गए कंपनी के, बराबर, तो उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल करवा दी जाती है। सही बात ना, कि मैंने अगर जो है वो कोई टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो जब शेयर्स खरीदे, अलॉट हो गए मुझे शेयर्स, तो मतलब मैं कंपनी का मेंबर भी बन गया। लेकिन अलॉटमेंट के बाद जब कॉल्स की बारी आई, मैंने पे नहीं किए पैसे, तो टाटा कंपनी ने मेरे शेयर्स फॉर फीचर कर लिए और मेरी मेंबरशिप भी छीन ली। बराबर ना, अब ना मेरे पास शेयर्स है ना मेंबरशिप है। तो फॉर फीचर के थ्रू भी जो है वो मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। या दूसरा कहो बाय एक्सरसाइज ऑफ लीनियन ऑफ शेयर्स। हाँ, लीन ऑफ शेयर्स, लीन ऑफ शेयर्स हम उसे कहते हैं कि अगर, ये भी एक तरह से फॉर फीचर की तरह ही है, कि सपोज एज अ मेंबर मैंने जो है वो कंपनी से कोई चीज उधार ली हुई है, कुछ पैसे उधार लिए लोन पे या कोई भी चीज पे, और बाय चांस अगर मैं वो पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, तो कंपनी जो है वो मेरे शेयर्स लीन कर देती है, जब्त कर लेती है वो भी, और वो मेरे शेयर्स सेल करके और अपना जो है वो उधार ले लेंगे। मतलब वही बात अगर एग्जांपल से समझे कि मैंने टाटा कंपनी से, अगर सपोज मेरे पास टाटा कंपनी के शेयर्स हैं, मैं कंपनी का मेंबर हूं, अगर मैं कंपनी का मेंबर हूं और कोई रीजन से मैंने टाटा कंपनी से कुछ पैसे उधार लिए हैं मेरे बिजनेस के लिए, सपोज मैंने कंपनी से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, और कोई भी रीजन से अगर मैं उसको पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, तो टाटा कंपनी क्या करेगी कि मेरे जो शेयर्स है ना वो शेयर्स वो जब्त कर लेगी और खुद वो शेयर्स सेल करके मेरे 1 लाख रुपए वो ले लेंगे। बराबर, और उसके साथ साथ मेरी शेयर्स की मेंबरशिप, कंपनी की मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगी। मतलब मैं कंपनी को अगर 1 लाख रुपए नहीं दे पा रहा हूँ, तो कंपनी मेरे शेयर्स बेचकर जो है वो अपने 1 लाख रुपए निकाल लेगी। बराबर ना, और ऐसे में मैं इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाऊंगा और मेरी जो है वो मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो बाय एक्सरसाइज ऑफ लीन ऑफ शेयर, लीन एक तरह से जब्त करना, सेल कर देना, उसे हम लोग कहते हैं। तो अगर कंपनी जो है वो किसी के शेयर्स छीन कर और उसे सेल कर दे, अपना अपना जो है वो क्या कहते हैं कि जो भी कलेक्शन है वो कलेक्शन जो है वो कलेक्ट कर ले, तो उस वक्त भी पर्सन की मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। अरे ना, बात ध्यान समझना बेटा इन बातों को। या फिर दूसरा, बाय रिडीम्शन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बताया, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी मेंबरशिप होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल मतलब कि कुछ टाइम के बाद जो है वो उसके पैसे उनको वापस दे दिए जाते हैं। मैंने अगर कोई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, समझो 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद रिडीमेबल है, रिडीमेबल मतलब कि 5 साल के बाद मैं शेयर्स कंपनी को वापस दे दूंगा और अपने पैसे विथ इंटरेस्ट वापस ले लूंगा, है ना। मैंने कंपनी से अगर 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं 5 साल तक, तो 5 साल तक मैं कंपनी का मेंबर भी हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी मैं कंपनी का मेंबर बन सकता हूँ, 5 साल के लिए मेंबर हूँ। अब 5 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, मतलब कि मैंने कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिटर्न कर दिए, अपने पैसे 50,000 वापस ले लिए विथ इंटरेस्ट। तो अब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है, मैंने कंपनी को वापस कर दिए, तो मेरी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। बराबर, तो बाय रिडीम्शन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसके थ्रू भी मेंबरशिप कैंसिल होती है। या फिर बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड। हाँ, ये एक पॉइंट समझना है, बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड। वॉइड मतलब कहते हैं कि भाई इरेगुलर होना, इलीगल होना, कोई भी रीजन को इरेगुलर या इलीगल, वो वॉइड, कैंसिल हो जाना अलॉटमेंट। कंपनी जो है वो अलॉटमेंट की एक प्रोसेस करती है कि किस किस को शेयर अलॉट करते हैं, वो एक रेगुलर प्रोसेस होती है, मेथड वाइज प्रोसेस होती है। लेकिन सपोज कुछ टाइम बाद कंपनी को पता चलता है कि यार जिसको शेयर अलॉट हुए हैं ना वो सब इलीगल हुए हैं, वो गलत है, वो जो है वो गलत मेथड से शेयर अलॉट हुए हैं। अगर कंपनी को ये बात पता चलती है कि तो इलीगल मेथड से अलॉटमेंट हुई, तो उस अलॉटमेंट को वॉइड मानकर और उसके शेयर्स कंपनी वापस ले देती है, और साथ ही में जो है वो उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर देती है। चलो ये भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरी कंपनी है और भाई एप्लीकेशन आई, भाई मैंने शेयर इश्यू किया, तो 10 लोगों ने मुझे एप्लीकेशन भेजी कि सबको जो है वो शेयर्स चाहिए। अब 10 में से मैंने 8 को अलॉट किए, हमने अकाउंट में भी समझा ना भाई, एप्लीकेशन जितनी मिली सबको अलॉटमेंट नहीं मिलता। सपोज मेरी कंपनी को अगर 10 लोगों की एप्लीकेशन मिली है, मैंने 8 लोगों को शेयर्स दिए हैं, तो शेयर्स दिए मतलब वो 8 लोग मेरी कंपनी के मेंबर बन गए। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि इन 8 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे कि जिसको इलीगल अलॉटमेंट हुआ है, मतलब वो अलॉटमेंट के लायक नहीं है, वो क्रिमिनल हो सकते हैं,
उन्होंने जो है वो सपोज इलीगल जो है वो अमाउंट मुझे सेंड की हो, बराबर, या कोई भी रीजन हो कि वो पहले से ही इंसॉल्वेंट थे, बैंक ने बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था, और क्या कह सकते हैं कि भाई उन्होंने धोखा देकर जो है वो हमसे शेयर्स खरीद लिए हैं, बराबर ना, जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं ना कि भाई कंपनी के शेयर खरीद के फिर जो है वो चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कि भाई शेयर्स खरीद कर ही गुम, बराबर, तो वो पैसे लेकर जो है वो गुम हो जाते हैं। तो ये रीजन हो सकता है कि सपोज वही बात कि मैंने 8 लोगों को शेयर्स दिए, अलॉट किए हैं मेरी कंपनी ने 8 लोगों को, उस पता चला फिर आगे जाकर के उस 8 लोगों में से 3 लोगों को अलॉटमेंट इलीगली हुआ है, मतलब वो 3 लोग लायक नहीं है अलॉटमेंट के, और फिर भी जो है वो उनको अलॉटमेंट किया गया, कोई भी रीजंस की वजह से पता चला आगे कि ये तो गलत हो गया है, इलीगल हो गया, इरेगुलर हो गया, बराबर, तो उस अलॉटमेंट को वॉइड करके, कैंसल करके मैं उनके शेयर्स वापस ले लूंगा। ये कंपनी को हक है भाई, मुझे पता चला कि यार ये 3 लोग तो गलत है, इसको मैंने क्यों शेयर्स दिया, तो उन तीनों से शेयर्स वापस लेकर और उसकी मेंबरशिप कैंसिल करवा सकते हैं, बराबर। हाँ, पहले शेयर्स दिए सबको, भाई 3 लोगों को शेयर अलॉट किए, पर पता चला कि यार इसको तो इलीगल हुए हैं, इनको नहीं देने चाहिए शेयर्स, तो कंपनी उनसे शेयर्स वापस ले लेती है, बराबर ना, वो अलॉटमेंट कैंसिल करवा लेती है और उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल करवा देती है। तो इस मेथड के थ्रू भी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है। अरे बात ध्यान समझना है इसे। या फिर बाय लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो सिंपल बात लास्ट में, बाय लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब जब कंपनी जो है वो बंद हो जाती है, लिक्विडेशन जब कंपनी सेल हो जाती हो, वाइंड अप कर लेती हो, बराबर, कंपनी बंद हो गई, तो अब सबके शेयर्स के पैसे वापस दे दिए या जो भी रीजन था, तो उसके बाद कंपनी के कोई कामकाज ही नहीं चल रहा है, तो कब कंपनी का कोई मेंबर रहेगा ही नहीं, कंपनी बंद हो गई, तब उसकी मेंबरशिप किसके पास है, बराबर, वो मेंबरशिप खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है। या फिर बाय मर्जर ऑफ कंपनीज, हाँ, जब जो है वो कोई दो कंपनीज का मर्जर होता है या एमेग्लेमेशन होता है, कोई दो कंपनी साथ में जुड़ जाती है, तब उस वक्त भी जिसके साथ कंपनी जुड़ रही है, वो कंपनी अगर नई कंपनी कहती हो कि नहीं भाई अब जो है वो नई मेंबरशिप होगी, पुरानी सबकी मेंबरशिप कैंसिल कर दो, नई तरह के शेयर्स जो है वो हम इश्यू करेंगे, तब उस वक्त ओल्ड मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, न्यू मेंबरशिप कंपनी के हिसाब से क्रिएट हो सकती है। वही एग्जांपल से अगर समझो आप, तो सपोज टाटा और रिलायंस कंपनी है, अब वो दोनों कंपनीज अगर मर्ज हो गई, दोनों कंपनी साथ में हो गई, ठीक है, तो ऐसे में टाटा कंपनी की भी मेंबरशिप काफी लोगों के पास होगी, रिलायंस कंपनी की मेंबरशिप भी काफी लोगों के पास होगी, तो अगर उनका रूल हो तो वो दोनों कंपनीज जो है वो सबकी मेंबरशिप कैंसिल करवा सकते हैं, पर उनकी इच्छा के हिसाब से, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई जिस जिसके पास हमारी मेंबरशिप है वो सबकी मेंबरशिप कैंसिल, अब वो दोनों कंपनीज जुड़ गई हैं, तो न्यू शेयर्स आएंगे और न्यू मेंबरशिप क्रिएट होगी, वो जिसको खरीदनी है मेंबरशिप वो खरीद सकते हैं, बरोबर ना, तो ऐसे के थ्रू भी पुरानी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती। सपोज अगर दोनों कंपनी मर्ज हो गए और वो कहती हो कि नहीं भाई जिस जिसके पास मेंबरशिप है हम कैंसिल नहीं करेंगे, उसी को ही नई कंपनी के मेंबर कंटिन्यू रखेंगे, तो भी ठीक है, वो कंपनी की इच्छा, पर कंपनीज के मर्जर के थ्रू भी पुरानी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है। तो देखो ये सब रीजन थे ना कि जिनकी वजह से मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, समझ आ रहे हैं पॉइंट्स। तो देखो आज हमने मेंबरशिप के बारे में समझा ना, ये चैप्टर हमने क्लियर किया, अब ऐसे ही एसवी के आगे के चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।